चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि कोई भी बैटरी कितना पावर सप्लाई करती है, ठीक है। और अगर किसी रजिस्टर से हाई करंट जा रहा है तो वो कितना पावर कंज्यूम करता है आपका, ठीक। उसी में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन देखा था जो होमवर्क दिया था आप लोगों को। तो क्वेश्चन क्या था कि एक रजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज होके वो कैपिटल टी टाइम में जीरो हो जा रहा है आपका, ठीक है। और उतने कैपिटल टी टाइम में इफ टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द रजिस्टर इज क्यू, देन यू हैव टू फाइंड द हीट जनरेटेड इन द रजिस्टर, टोटल हीट जनरेटेड, ठीक है। तो जिन्होंने किया है मैच करना अपना आंसर। तो सबसे पहली चीज, करंट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली, और डिक्रीज कर रहा है। तो कुछ ऐसा होगा आई वर्सेस टी ग्राफ, है ना। मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी, आई डैश या आई नॉट, और ये टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन था कैपिटल टी, वो टाइम जब आपका करंट जीरो हो जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी कि टोटल चार्ज इतने टाइम में जो फ्लो किया दैट इज क्यू। तो क्या क्यू आप निकाल सकते हैं, बिकॉज आई इज वेरिंग, सो क्यू विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन आई डी टी, यही होगा। और इंटीग्रेशन आई डी टी आपको क्या देगा, क्या आई टी ग्राफ के अंडर एरिया, तो ये पूरा एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा आपका डायरेक्टली बता सकते हो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो दिस इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इन कैपिटल टी टाइम, तो हाफ ऑफ आई नॉट इंटू टी, ठीक। और मुझसे पूछा था टोटल हीट जनरेटेड बताओ कितनी होगी, तो टोटल हीट जनरेटेड एच दैट विल बी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। अब ये इंटीग्रेशन क्यों किया पता है सबको, क्योंकि अगर आपका करंट कांस्टेंट होता है तो हीट जनरेटेड इज आई स्क्वायर आर इंटू टी डायरेक्टली, but if your I is varying with time then heat generated will be given by integration I square R into dt where I will be a function of time, बताया था कल, ठीक। अच्छा, अब ग्राफ से आप I और T में इक्वेशन लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होगा। y एक्सिस पे कौन है आपका I, m स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो स्लोप कितना होगा, नेगेटिव होगा, सबको दिख रहा है, और कितना होगा आई नॉट बाई टी, तो माइनस आई नॉट बाई टी। एक्स एक्सिस पे कौन है टाइम, प्लस स्मॉल सी विच इज इंटरसेप्ट दैट इज आई नॉट होगा। तो आई कितना हो गया आपका बोलो, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉमन 1 माइनस टी बाय टी। थोड़ा सा लेंदी है पर करना पड़ेगा बिकॉज एडवांस में ये सेम क्वेश्चन आ चुका आपका। तो आई नॉट कितना होगा, क्या यहां से लिख सकते हो, बिकॉज आई नॉट मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो आई नॉट विल बी 2q बाय कैपिटल टी, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज को मैंने आई नॉट की टर्म में पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया था। तो आई नॉट को डाल दो 2q बाय कैपिटल टी इंटू 1 माइनस टी बाय टी। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, दिख रहा है सबको। सो आई इज इक्वल टू 2q बाय कैपिटल टी इंटू 1 माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी हमारा कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में गिवन था, वो वाला टाइम था जब आपका करंट कितना हो गया डिक्रीज होके जीरो, ठीक। तो अब हो जाएगा इसके बाद, अब हमसे पूछा था टोटल हीट जनरेटेड बताओ, तो एच विल बी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर विल बी 4q स्क्वायर बाय टी स्क्वायर 1 माइनस टी बाय टी का होल स्क्वायर होगा इंटू आर इंटू डी टी, ठीक है। वेरिएबल कौन है टाइम, तो लिमिट टाइम की होगी कहां से कहां, जीरो से कैपिटल टी, क्योंकि उसके बाद तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा आपका। तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट्स को बाहर लो, 4q स्क्वायर कैपिटल आर बाय टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन सीधा है, कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस टी बाय टी की पावर 3, याद है जनरल, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्या इतना ही नहीं, t के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता, अगर आपको अच्छे से इंटीग्रेशन आता हो तो t के साथ कोफिशिएंट कितना -1 बाय कैपिटल टी, ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बोलो -4q स्क्वायर r बाय 3t, 3 उधर माइनस इधर, ठीक है। और साथ में आ जाएगा 1 माइनस टी बाय टी की पावर 3, t की लिमिट 0 से कैपिटल टी, वैल्यूज डाल दें। सो दिस विल बी -4q स्क्वायर कैपिटल r बाय 3t इंटू अपर लिमिट 1 माइनस टी बाई टी विल बी 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो वो 0 हो गया, माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, तो t की जगह 0, तो दिस विल बी 1,
और माइनस माइनस प्लस, तो टोटल हीट जनरेटेड इन दिस टाइम विल बी 4q² डिवाइडेड बाय 3t। ठीक है, बहुत लोगों का हो गया होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन नीट 18-17 में आया था। थोड़ा सा आसान था, क्योंकि नीट ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें बहुत ज्यादा मैथ यूज नहीं होगा। मैथ यूज हो रहा था नो डाउट, पर इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं आ रहा था जो इस क्वेश्चन में आया, और ये भी कोई बच्चों वाला इंटीग्रेशन है सब। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लास्ट क्लास के एंड में हमने किया था। तो क्वेश्चन था कि यू आर गिवन अ रजिस्टर कैपिटल आर and a current I is flowing through it which is varying with time and it is decreasing linearly. ठीक है, and at time capital T current through the resistor becomes 0. तो क्वेश्चन था find the total heat generated, ठीक है, इन द रजिस्टर। तो रजिस्टर में कितनी हीट जनरेट होगी ये आपसे पूछा था। तो पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, हीट जनरेटेड इन अ रजिस्टर उसका फॉर्मूला क्या है। सो दैट इज गिवन बाय I² R into time if I is constant, but in this question I is varying with time, so heat will be integration I² R into dt। तो अब उसके लिए आपको I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इंटीग्रेशन करोगे। अब I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे, तो वो कैसे आएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है I लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, या जिसको डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो बिना ग्राफ के भी कर सकता है, मैथ वाले लोग तो डायरेक्टली कर सकते हैं। सो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा क्योंकि लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस पे कौन है, करंट, m स्लोप ऑफ दिस लाइन विच विल बी नेगेटिव, और कितनी I0 डिवाइडेड बाय t, दिख रहा है सबको, इनटू x एक्सिस पे कौन है, स्मॉल t, प्लस c, c इज इंटरसेप्ट विच इज I0। ये तो 9th-10th में पढ़ के आते हो आप लोग। ठीक, तो ये आ गया I और t का इक्वेशन। क्या इसको डायरेक्टली यूज करें हीट निकालने में, कर सकते हैं, पर I0 हमारे पास अननोन है, वो हमने खुद से माना है। I0 हमने माना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, समझ में आ रहा है, क्योंकि T0 पे जो करंट पास करेगा रजिस्टर से दैट विल बी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद तो डिक्रीज कर रहा है आपका। तो I0 हमने खुद से माना, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो जो चीजें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं उसकी टर्म्स में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हमको दिया था कि टोटल चार्ज इतने टाइम में जो फ्लो किया दैट इज Q। ठीक, तो टोटल चार्ज कितना होगा आपका, इंटीग्रेशन I इंटू dt। तो I dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, IT ग्राफ के अंडर एरिया विच विल बी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वहां से I0 कितना आ गया आपका 2Q बाय कैपिटल T, उसको पुट कर दो उसमें, फिर हीट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन I² R dt, इंटीग्रेशन करो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आया, 4Q² कैपिटल R डिवाइडेड बाय 3T। ठीक है, तो यह हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मैच कर लेना, जिसका हुआ अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ अच्छे से इसको देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे, नीट में भी मिलेंगे, एडवांस में भी मिलेंगे। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद कुछ बल्ब की प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट 19 में क्वेश्चन आ चुका है इसका, और एडवांस मेंस में तो आते ही रहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बल्ब प्रॉब्लम्स। ठीक, तो इसमें हम क्या 2-3 तरीके के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला, अगर आपको सर्किट में बल्ब्स कनेक्ट किए हुए हैं बहुत सारे, 3, 4, 5 कितने भी, तो क्वेश्चन आता है कि बताओ सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, तो वो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। फिर एक टाइप आता है कि सर्किट में आपको बल्ब्स दिए हुए हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाया हुआ है, और पूछेगा कि कौन फ्यूज होगा। अब वो कैसे डिसाइड करना है, वो सब आपको आना चाहिए। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, मैं रिवाइज कराता हूं, कि एक बल्ब की रेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बल्ब के ऊपर जब भी आप मार्केट में जाके बल्ब लेते हो तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है। ठीक है, कैसी होती है मैं बताता हूं। सपोज ये बल्ब का फिलामेंट है, कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो बल्ब की रेटिंग आपको कुछ ऐसी दिखेगी, 200 वैट या 100 वैट, 220 वोल्ट। ठीक, इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है कि अगर आप इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वैट। ठीक है, अब वो सर्किट टू सर्किट वेरी करेगा कि ये बल्ब कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा। जरूरी नहीं है 220 आए, अगर 220 आ रहा है तब ये 100 वैट कंज्यूम करेगा। ये होता है मतलब उसकी रेटिंग का। ठीक है, तो एक बल्ब की रेटिंग से आप बता सकते हैं कि हां, अगर मैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई करता हूं तो ये इतना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है,
तो क्या हर बार इतना करेगा? आबादों को क्या लगता है सर इसकी रेटिंग तो पहले से 100 वैट दी है, तो इसको सर्किट में कहीं भी लगा दो ये 100 वैट ही कंज्यूम करेगा। नहीं, वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है उसके अक्रॉस। ठीक है, तो एक बल्ब की रेटिंग से आप उसकी क्या निकाल सकते हैं? उसके कॉइल की या उसके फिलामेंट की रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे? पावर विल बी, लास्ट लेक्चर में से मैंने बताया भी था, वी स्क्वायर बाय आर। तो आर कितना हो जाएगा आपका? वी स्क्वायर बाय पी, विच विल बी 220, जो भी आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100। कैलकुलेट कर लेना, शायद 484 ओम। हाँ, 20 से 20, हाँ 22 का स्क्वायर 484 ओम। तो ये आर क्या आया आपका? दिस आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ठीक, अब जब भी आप इस बल्ब को सर्किट में कनेक्ट करेंगे, कैसे भी सर्किट में, इसके साथ 3 बल्ब और 4 बल्ब और, वो आपकी इच्छा है, तो जब भी आप इस बल्ब को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो एक चीज हमेशा अनचेंज्ड रहेगी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन 484 ओम। ठीक है, बाकी चीजें चेंज होंगी क्या? बिल्कुल हो सकती है। पोटेंशियल डिफरेंस 100 भी हो सकता है उसके अक्रॉस, 50 वोल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कोरस्पॉन्डिंगली आपका पावर कंज्यूम भी चेंज होगा, पर आर विल रिमेन सेम, जो कि कितना है इस केस में? 484। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं अब ध्यान से समझना। ठीक है, थियरी इतनी सी है बस, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थियरी सिर्फ उतनी है, कुछ नई थियरी नहीं है इसमें। तो देखो ध्यान से, सपोज यू आर गिवन विथ 3 बल्ब्स, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, अपने अकॉर्डिंग बल्ब बना लेना, बल्ब नंबर 3। ठीक है, सो बल्ब B1 इसकी रेटिंग है सपोज 100 वैट 220 वोल्ट। बल्ब 2 इसकी रेटिंग है सपोज 50 वैट 220 वोल्ट। ठीक है, एकदम आसान करते हैं। बल्ब 3 इसकी रेटिंग है सपोज 25 वैट 220 वोल्ट। ठीक, ये रेटिंग दी हुई है आपकी। क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे ध्यान देना, तीनों में, मेंस एडवांस नीट तीनों में। ठीक, तो क्वेश्चन कैसा, ध्यान से सुनना। इन तीनों बल्ब्स को आपने कुछ ऐसा लगाया, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3। ठीक, तीनों को सीरीज में लगाया। ठीक, और किसके अक्रॉस लगाया आपने? सपोज 220 वोल्ट की बैटरी है उसके अक्रॉस लगाया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बल्ब जो है वो सबसे ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो, अरेंज these bulbs in decreasing order of their brightness। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इनके ब्राइटनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा, फिर कौन होगा, और सबसे कम कौन ग्लो करेगा आपका। ठीक है, पहली चीज तो क्या किसी के फ्यूज होने का खतरा है? ठीक है, तो कोई भी बल्ब फ्यूज कब होगा? जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसकी रेटिंग से ज्यादा आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम कितना झेल सकते हैं? 220 है, ये भी 220, ये भी 220। कोई फ्यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं, टोटली 220 अप्लाई किया है। अब उस 220 में से कुछ यहां होगा, कुछ यहां, कुछ यहां, तो ऑब्वियसली सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 से कम होगा, बराबर। तो फ्यूज तो कोई होगा नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पूछेगा बताओ कौन पहले फ्यूज होगा। ठीक है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि फ्यूज हो सकते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन में तो कोई चांस ही नहीं है फ्यूज होने का किसी का भी। तो फिर क्वेश्चन क्या है? इनको इनके ब्राइटनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब देखो कैसे करेंगे। पहला काम है सबकी रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक, निकालते हैं, चलो। ठीक है, और मैं एग्जैक्ट नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ रिलेशन बताना है, तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब विल बी, और मैं बल्ब की रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, इसका मतलब फिलामेंट की रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब विल बी V स्क्वायर बाय P1, यही तो होता है फॉर्मूला। V स्क्वायर इज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली सेकेंड बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 50। थर्ड की बोलो, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 25। सही है। किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा? बताओ किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसकी आएगी जिसकी पावर सबसे कम। दिख रहा है? तो रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या होगा? R3 सबसे ज्यादा, फिर R2 और सबसे कम R1। देख, यहां तक समझ में आ रहा है? तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। अब मुझे क्या चाहिए? कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा? तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा।
ठीक। अब आधे लोग सोचेंगे सर पावर कंज्यूम के तो आपने 3 फॉर्मूले बताए थे, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी इंटू आई। और मैंने कल भी बोला था कि आप क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा यूज करना है। इस केस में सोच के बताओ कौन सा यूज करेंगे। क्या तीनों सीरीज में है? ऑब्वियसली अगर तीनों सीरीज में है तो करंट थ्रू ऑल ऑफ देम विल बी सेम। अब करंट सेम तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर? बिल्कुल। वी स्क्वायर बाय आर यूज कर सकता है, उससे लेंदी होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, इसके अक्रॉस होना चाहिए, इसके अक्रॉस होना चाहिए, इतना लेंदी क्यों करना? तो क्या यूज करो, आई स्क्वायर इंटू आर। क्या आई सबके लिए सेम है? तो कंपेयर करो, जिसका आर सबसे ज्यादा, क्या उसका पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा? तो आर सबसे ज्यादा किसका? थर्ड वाले का। तो पावर का भी ऑर्डर क्या आ जाएगा बोलो? सो पावर कंज्यूम्ड बाय थर्ड बल्ब विल बी मोर देन पावर कंज्यूम्ड बाय सेकंड बल्ब विल बी मोर देन पावर कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट बल्ब। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा? बल्ब नंबर 3, उसके बाद बल्ब नंबर 2, सबसे कम बल्ब नंबर 1। अब मैं इसमें बताता हूं एक कॉमन गलती जो बहुत बच्चों से होती है, वो क्या होती है। देखो, उन्होंने सब कुछ कर दिया, रेटिंग से रेजिस्टेंसेस निकाल लिए, रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कर लिया, फाइनल स्टेप पे उन्होंने गलती क्या की, इन बल्ब्स की पावर लिखते समय उन्होंने यूज किया वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि जिसका आर सबसे ज्यादा उसकी पावर सबसे कम, और आर सबसे ज्यादा किसका है? बल्ब नंबर 3 का। तो उनके अकॉर्डिंग बल्ब नंबर 3 की पावर कंज्यूम सबसे कम होनी चाहिए, तो वो सबसे कम ग्लो होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग आंसर आता है P3 लेस देन P2 लेस देन P1। ये गलत है। ठीक है, एक्चुअल आंसर ये सही है। अब वो गलत क्यों है, सुनना ध्यान से। वो लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो वी सेम लेके आर कंपेयर करके पावर कंपेयर करते हैं, पर वी सेम है कहां इस क्वेश्चन में? तीनों बल्ब्स आपके सीरीज में है, तो वी सेम नहीं है। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब्स, नहीं वो सेम कहां है? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्या? नहीं, करंट सेम होता है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आई स्क्वायर आर। ऐसा नहीं है कि आप वी स्क्वायर बाय आर यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेके इस क्वेश्चन में पावर कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो कब कौन सा यूज करना है वो आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे और समझ में आएगा कि आई स्क्वायर आर कब यूज करें। जनरली क्या होता है बताता हूं मैं, सीरीज में जब भी आपको कंपेयर करना है तो आपको आई स्क्वायर आर यूज करते हैं आप लोग, और जब भी पैरेलल में कंपेयर करना है तब वी स्क्वायर बाय आर। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है। आ गया समझिए क्वेश्चन? तो इस टाइप का ये टाइप नंबर 1 है जो पूछी जाती है एग्जामिनेशन में कि कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा आपका। आ गया आंसर? तो बल्ब नंबर 3 जो है वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। आगे बढ़े, चलो सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज है। अब तीनों बल्ब को आपने, ये सब अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब तीनों बल्ब को आपने किस में लगाया? पैरेलल में। ठीक। तो पहले तो चेक कर लेना किसी के फूटने का खतरा तो नहीं है, मतलब फ्यूज होने का खतरा तो नहीं है। तो दिस इज बल्ब नंबर 1, दिस इज बल्ब नंबर 2, दिस इज बल्ब नंबर 3। क्वेश्चन अभी भी वही है, अरेंज दीज बल्ब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, फिर कौन, और सबसे कम किसकी ब्राइटनेस होगी, ये आपको बताना है। अच्छा, पहली चीज तो चेक करो कोई फ्यूज हो सकता है या नहीं। सबकी रेटिंग कितनी है? 220। सेम क्वेश्चन है एकदम। तो सबकी रेटिंग अगर 220 है, आप भी कितना अप्लाई कर रहे हो? 220 दिख रहा है? तो 220 अप्लाई करोगे, इसके क्रॉस 220 आएगा, इसके क्रॉस 220, इसके क्रॉस भी 220। क्या कोई फ्यूज होगा? बिल्कुल नहीं, सबके सब बच जाएंगे। ठीक है। तो अब क्या करें? अब पावर कंपेयर करने के लिए आप लोग यूज करो वी स्क्वायर बाय आर। अब आधे बोलेंगे सर आई स्क्वायर आर क्यों नहीं? क्योंकि आई सेम नहीं है इस केस में, पैरेलल में है। पर क्या वी सेम है? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सब पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी सेम। तो क्या जिसका आर ज्यादा उसकी पावर कंज्यूम सबसे कम, मतलब उसकी ब्राइटनेस सबसे कम। तो आर सबसे ज्यादा किसका आया था? थर्ड का। सो एज R3 greater than R2 greater than R1 and V across all of them is same, therefore P3 less than P2 less than P1। इस केस में बल्ब नंबर 1 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, उसके बाद बल्ब नंबर 2 और सबसे कम बल्ब नंबर 3। अरे आया सबको? चलो
कर लोगे? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है इसके बाद आपका एक और टाइप कौन फ्यूज होगा, ठीक है? तो वो भी चेक कर लो आराम से, रेटिंग देखो, रेटिंग से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कहां से बचेगा, वो फ्यूज हो जाएगा आपका, ठीक है? और सीरीज में एक फ्यूज हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट ही खराब हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा देखो अब ध्यान से, सपोज आपके पास दो बल्ब्स हैं, बल्ब नंबर 1 100 वैट और ये मान लो 220 वोल्ट, ये 50 वैट 220 वोल्ट, दिख रहा है? अब इसको आपने अप्लाई किया 440 वोल्ट, ठीक? क्वेश्चन है कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, विच बल्ब विल बी फ्यूज्ड, ठीक है? कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? अब मुझे सोच के बताना कि फ्यूज होने का खतरा है या नहीं है। बिल्कुल है इस बार, क्यों? 220 वोल्ट ये झेल सकता है, 220 ये झेल सकता है, पर आपने टोटल लगाया 440। अब 440 में से कुछ यहां आएगा कुछ यहां, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 440। सोचो अगर यार 220 आ गया, यहां भी 220 आ गया, तब दोनों बच जाएंगे बराबर। पर क्या ऐसा होने वाला है इस केस में? नहीं, क्योंकि पहली बात दोनों सीरीज में है, सो करंट विल बी सेम। तो करंट अगर सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के लिए क्या दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, है ना? तभी तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम अगर आ गए तो वो 220 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब सवाल उठता है क्या दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम है? नहीं, क्योंकि गिवन रेटिंग से जब आप रेजिस्टेंसेस निकालोगे तो एक का ज्यादा आएगा एक का कम आएगा। सपोज दोनों की पावर 100 दी होती, तब दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम होते, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते, मतलब 220 तो दोनों के दोनों बच जाते आपके, ठीक है? पर इस केस में ऐसा नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंसेस ध्यान से निकालो तो पहले की रेजिस्टेंस आएगी v स्क्वायर विच इज 220 का स्क्वायर बाय पावर 100, सेकंड की आएगी v स्क्वायर विच इज 220 का स्क्वायर बाय 50, ठीक? तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, तो क्या आएगा यहां से कंपेयर करके, R1 इज लेस देन R2, मतलब इसकी रेजिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन में, और रेजिस्टेंस कम तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 इज लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2। अब तो पूरा सर्किट सॉल्व करना आ गया ना सबको, सीरीज में है करंट सेम, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी IR, तो जिसका R ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इसके अक्रॉस, ठीक? तो क्या आपका V2 जो है वो 220 से बड़ा हो जाएगा? अगर दोनों का क्रॉस सेम आता तो 220 आता, क्योंकि टोटल 440 है आपका, पर इस केस में इसके क्रॉस ज्यादा है तो ये 220 से कुछ ज्यादा आएगा, ठीक? तो क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेजिग्नेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूज। तो बल्ब 2 ये आपका पहले फ्यूज होगा, वही क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका दूसरा टाइप कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। तो पहला टाइप आता है ब्राइटनेस कंपेयर करने के लिए, उसमें आपको सीरीज भी दे सकता है पैरेलल भी दे सकता है। दूसरा आपका आता है कि कौन पहले फ्यूज होगा, वो सब कंपेयर करने के लिए, ठीक है? आगे बढ़े, चलो देखो इसके बाद, चलो अब समराइज करते हैं बल्ब वाले सारे क्वेश्चन। तो एक होमवर्क मैं देता हूं, उसको ट्राई करना, ठीक? तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ बल्ब के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। करने यही है, थियरी उतनी सी है, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R, ठीक है? क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। ये आपका एक बल्ब है, ये आपकी बैटरी है, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब, ये फोर्थ बल्ब, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक? बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, बल्ब नंबर 4, बल्ब नंबर 5,
बल्ब नंबर 6। ठीक है, अच्छा आसान करते हैं इसको थोड़ा। ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, मतलब सबकी रेटिंग सेम है। ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, तो क्वेश्चन है अरेंज दीज बल्ब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। इनकी ब्राइटनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, उसके बाद किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। इन 6 के 6 बल्ब्स को आपको इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ब्राइटनेस अरेंज करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एडवांस मेंस पूछ चुके हैं। तो कुछ नहीं है बल्ब के क्वेश्चंस में, बस देखो कौन सा फॉर्मूला आपको करेक्ट रिजल्ट देगा, v²/r या i²r। ठीक, पावर कंज्यूम्ड क्या होती है वो समझो, गिवन रेटिंग का मतलब क्या होता है वो समझो। ठीक है, रेटिंग से क्या क्या हम निकाल सकते हैं, फिर कैसे प्रोसीड करेंगे वो समझो। थियरी बच्चों वाली है, वही जो आप 9th-10th में ये सब पढ़ के आए ही होगे। ठीक है, तो हीट जनरेटेड अच्छे से देख लो कैसे निकालना है वो सब। ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, और बल्ब वाले क्वेश्चन जो अभी हमने किए। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोनों के लिए, नीट एज वेल एज एडवांस। हेडिंग डालो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पता नहीं कितनी बार इस पे सवाल आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या पढ़ेंगे इसमें, ध्यान से अब सुनना। देखो सपोज ये हमारी एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ध्यान से सुनना मजा आएगा, और ये हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है विच इज कैपिटल आर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है। तो क्वेश्चन है कि अगर ये आर मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है, इफ कैपिटल आर इज कंज्यूमिंग मैक्सिमम पावर, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो इस कैपिटल आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट अच्छे से ध्यान में रखो, सारे के सारे सवालों में वो डायरेक्टली यूज करना है। ठीक, तो अगर वो कैपिटल आर जो है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उस आर का कुछ रिलेशन आएगा इस छोटे आर से या ई से, वो रिलेशन क्या है वही हमको बताना है। ठीक है, तो एक रिलेशन आएगा, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मतलब इसमें मैक्सिमम पावर अगर कंज्यूम हो रही है, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे आएगा ध्यान से समझना, डेरिवेशन ध्यान से देखना। तो आपके पास क्या है, एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक, चलो, तो इससे पावर कंज्यूम कैसे निकालोगे, i²r, ऑब्वियस सी बात है। अब आई कैसे निकालोगे बताओ, मान लो ये करंट आई आपका फ्लो किया, क्या आई आप निकाल सकते हैं, अब तो एक्सपर्ट हो गए, बोलो आई विल बी ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दोनों के दोनों सीरीज हो जाएंगे ना। चलो अब बताओ पावर कंज्यूम्ड बाय कैपिटल आर कितनी होगी, दैट विल बी i² इंटू आर, यही तो होता है फॉर्मूला, i² करो, e² अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, यही होगी पावर। ये आया आपका जनरल रिजल्ट, पर हमसे पूछा कि ये पावर मैक्सिमम कब होगी। ठीक, तो अगर फिजिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको एक चीज पता होगी, डेरिवेटिव्स में पढ़े होगे, कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल दैट शुड बी 0, और यहां पे वेरिएबल कौन है हमारा, कैपिटल आर, है ना, क्योंकि वही तो वेरी कर रहे हैं। तो उस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका क्या आएगा, वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, वही वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। ठीक, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, फिजिक्स में बहुत बार हम किए हैं, आपको आता भी होगा, फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, कोई भी चीज अगर मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल
दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो dp बाई डी आर मतलब पावर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, दैट शुड बी 0। अब ध्यान से डरना नहीं, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, आप लोग डरना नहीं। तो मतलब मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है r के रिस्पेक्ट में, तो कॉन्स्टेंट्स तो पहले ही बाहर लो, ई स्क्वायर। ठीक, अब तो मैथ वाले लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो बच्चों वाली चीजें होगी। इसका डिफरेंशिएशन क्या डिवीजन रूल लगेगा, पढ़े होगे? डिवीजन रूल क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो r प्लस आर की पावर हो जाएगी 4। मैं याद दिलाता हूं, नीचे वाला एज इट इज r प्लस आर का स्क्वायर इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो r का r के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस साइन के साथ ऊपर वाला एज इट इज, दैट इज कैपिटल R, इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, r प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे r प्लस आर, अब अंदर वाले का भी होगा, तो r का r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। ठीक है, क्या ये 0 होना चाहिए आपका? ठीक है, मैक्सिमा की कंडीशन ही यही होती है। अब ये 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये इनफाइनाइट हो नहीं सकता, तो क्या ये टर्म 0 होगी? तो इसका मतलब है कैपिटल R प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर प्लस आर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यही तो होगा। अब बताओ, r प्लस आर कॉमन ले ले, तो अंदर क्या आएगा, r प्लस आर माइनस 2r, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो कितना आया बोले यहां से, r माइनस आर इज इक्वल टू 0, सो कैपिटल R शुड बी इक्वल टू स्मॉल r। दिस इज योर मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या बोलती है कि अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, उस केस में वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा। उससे ज्यादा अगर होगा तब भी नहीं करेगा, उससे कम अगर होगा तब भी नहीं करेगा। मैक्सिमम कब, अभी मैं एग्जांपल से भी आपको प्रूव कर दूंगा। मैक्सिमम कब करेगा, whenever your external resistance is equal to the internal resistance of battery। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल से कम या उससे ज्यादा हो जाए, तो उस केस में पावर जो है वो मैक्सिमम कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आ गई? सो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर तब कंज्यूम करता है व्हेन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, याद रखना, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। कैसे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो मजा आएगा देखना। ठीक है, चलो देखो, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझ में आ गई। देखो एग्जांपल से मैं आपको बहुत मजेदार चीजें बताता हूं, ध्यान से आगे समझना। कल का लेक्चर याद है कि जरूरी नहीं है कि बैटरी अगर EI पावर सप्लाई कर रही है तो रजिस्टर भी EI कंज्यूम करे, कुछ लॉस भी हो सकता है आपका डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस। याद है कि नहीं? वही यूज होगा यहां पे, तो फील आएगी जो हमने कल पढ़ा था उसका यूज आज होगा। तो ध्यान से अब देखो, बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, सपोज ये है 4 ओम, चलो 4 नहीं 2 लेते हैं, ध्यान से समझना। दिस इज सपोज 10 वोल्ट, ठीक, और ये ले लेते हैं हम लोग 3 ओम। 3 ओम इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक, सेकंड केस, तीनों केस ध्यान से समझना, एडवांस वाले लोग स्पेशली। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उसके। सेकंड केस में आई एम टेकिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज 3 ओम, सेम बैटरी 10 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक, थर्ड केस में मैं लेता हूं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सपोज 5 ओम, ऐसे एग्जांपल के लिए, सेम बैटरी 10 वोल्ट हैविंग सेम इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। चेक करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा पावर कौन से केस में कंज्यूम कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अभी जो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा पावर तब कंज्यूम करेगा जब उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के इक्वल होगी। कौन से केस में दिख रहा है आपको, केस 1 में या केस 2 में या केस 3 में? क्वेश्चन आ चुका है इसका एडवांस में, बोला था ग्राफ बताओ पावर का कैसे वेरी करता है। ठीक है,
तो केस 2 में ध्यान से देखो तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो उसी केस में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ना तो पहले केस में ना तीसरे केस में, सबसे ज्यादा किस में करेगा, सेकंड केस में। चलो निकालते हैं 3 और 2 सीरीज, क्या 5, तो कितना करंट आया आपका 10/5 विच इज 2 एम्पियर। अब ये तो बच्चों वाले सवाल आप सबके लिए, ठीक। तो बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया, बोलो पावर सप्लाइड बाय बैटरी, कल का लेक्चर याद है। तो बैटरी कितना पावर सप्लाई करती है, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। ईएमएफ कितनी है बैटरी की, 10 वोल्ट, करंट फ्लोइंग 2, तो कितना पावर सप्लाई किया 20 वैट, ठीक। रजिस्टर ने कितना कंज्यूम किया, पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर, क्या दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर कितना है आपका 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर 4, आर कितना 2, दैट इज इक्वल टू 8 वैट, ठीक। तो बैटरी ने इस बार सप्लाई किया 20 वैट, रजिस्टर ने कंज्यूम किया 8 वैट। आधे सोचेंगे सर बचा हुआ 12 कहां गया, तो बचा हुआ 12 लॉस हो गया, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अगर बैटरी का इंटरनल ना होता तो जितना बैटरी सप्लाई करती उतना ही पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कंज्यूम करता। पता है कि नहीं है सब। सेकंड केस में देखते चलो, 3 सीरीज दैट विल बी 6, तो करंट आई विल बी 10/6 5/3 एम्पियर। चलो पावर सप्लाइड बोलो इस केस में, सो पावर सप्लाइड विल बी इक्वल टू EI which will be equal to 10 into 5/3 50/3 वैट। पावर कंज्यूम्ड बोलो, पावर कंज्यूम्ड विल बी I स्क्वायर R, I का स्क्वायर 25/9 into R that is 3, so this comes out to be 25/3 वैट, ठीक है। थर्ड केस में देखते हैं, पावर सप्लाइड दैट इज इक्वल टू EI, आई निकालते हैं पहले, 5 सीरीज, तो करंट विल बी 10/8 विच विल बी 5/4 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 5/4, आते हैं ना ये सब, दैट इज 25/2 वैट। पावर कंज्यूम कितना होगा बोलो, पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर विल बी I स्क्वायर R, दैट विल बी 25/16 इंटू R 5, ठीक, दिस कम्स आउट टू बी 125/16 वैट, जो भी आएगा डेसिमल में। अब एक मजेदार चीज देखो, और एडवांस वाले लोग स्पेशली ध्यान से देखो, 3 केसेस दिख रहे हैं आपको। पहले केस में मैंने लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा, दूसरे केस में मैंने लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि इंटरनल के इक्वल था, तीसरे केस में मैंने लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि इंटरनल से बड़ा था। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एडवांस में, ध्यान देना। तो पहले केस में पावर सप्लाइड बाय बैटरी आई 20 वैट, पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर आया 8 वैट। दूसरे केस में पावर सप्लाइड बाय बैटरी आई 50/3 विच विल बी रफली 16 पॉइंट कुछ तो 66 शायद, और पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर विल बी 25/3 विच इज 8.33, ठीक है। तीसरे केस में पावर सप्लाइड बाय बैटरी आई 25/2 विच इज 12.5 वैट, एंड पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई 125/16 विच इज रफली 7 पॉइंट समथिंग, ठीक। अब एक मजेदार चीज देखो बहुत ध्यान से, जब तुमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के इक्वल लिया, क्या उस केस में पावर कंज्यूम्ड सबसे ज्यादा आई है, देखो ध्यान से, 8 वैट इधर आई, 8.33 इधर आई, और 7 पॉइंट समथिंग इधर आई, तो सबसे ज्यादा किस में आई, इस केस में। तो यही बोलती है आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल के इक्वल ले लेते हैं, उस केस में आपकी जो पावर कंज्यूम्ड आती है वो सबसे ज्यादा आती है। पर क्या उस केस में एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आती है, दो चीजें आती है एडवांस में, ध्यान देना, एफिशिएंसी और पावर कंज्यूम्ड। एफिशिएंसी इस केस में कितनी होगी, क्या पावर कंज्यूम आ रही है 8 बराबर, और क्या बैटरी ने सप्लाई किया 20, ठीक, तो कितनी एफिशिएंसी आई, सिर्फ 40%, ठीक है, 40 आएगी ना, हाँ, मतलब पावर सप्लाइड का 40% कंज्यूम किया एक्सटर्नल ने, क्योंकि पावर सप्लाइड कितनी थी आपकी 20 वैट, उसका 40% कितना हो गया 8 वैट, वही कंज्यूम किया इसने, तो बचा हुआ 60% किधर गया, वो लॉस हो गया ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो ध्यान से देखो एफिशिएंसी कितनी कम है, 40% एफिशिएंसी है। इसमें एफिशिएंसी देखते हैं,
तो इस केस में एफिशिएंसी आएगी पावर कंज्यूम्ड विच इज 25/3 अपॉन पावर सप्लाइड विच इज 50/3। 3 से 3 कैंसिल, हाफ, तो 100 से करोगे तो परसेंटेज में आएगा 50%। थर्ड केस में एफिशिएंसी दैट विल बी पावर कंज्यूम्ड 125/16 अपॉन पावर सप्लाइड 25/2 इंटू 100। ठीक, 25 5 2 8 दैट इज 500/8। 500/8 कितना होता है? 62.5%। ठीक, अब मजेदार चीज ध्यान से देखो, अब आगे क्या है मजेदार चीज। पहले केस में एफिशिएंसी आई 40%। एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब जितना बैटरी सप्लाई कर रही है उसका कितना परसेंट कंज्यूम कर रहा है रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। दूसरे केस में एफिशिएंसी आई 50%। तीसरे केस में एफिशिएंसी आई 62.5% ओनली। तो क्या एफिशिएंसी लगातार बढ़ती जा रही है, और वो कब बढ़ रही है? जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 2 ओम 3 ओम 5 ओम। ठीक, तो आधो को क्या लगता है कि सर जब पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम होती है, और वो कब होती है? व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तभी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब सर्किट सबसे ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए उस केस में। नहीं, एफिशिएंसी एंड द पावर कंजम्पशन दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो तो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगी, ये जरूरी नहीं है। पर एक चीज पक्का है कि पावर कंज्यूम अगर मैक्सिमम है तो एफिशिएंसी 50% ही होती है। कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, एफिशिएंसी 50 हो, ऑब्वियस सी बात है। अरे जब दोनों रजिस्टर इक्वल हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जितना रजिस्टर कंज्यूम करेगा उतना ही लॉस हो जाएगा आपका। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? 50। और जैसे जैसे एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। पर एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पावर कंज्यूम्ड बढ़ेगी। देखो पावर कंज्यूम कम होती जा रही है, मैक्सिमम किधर आ रही है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के इक्वल, उसके पीछे और उसके आगे कम होती जा रही है। उसके पहले कितनी है? 8, और यहां पे कितनी है? 7 पॉइंट समथिंग। सही है, तो पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा किस में आएगी? जब कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एफिशिएंसी सबसे ज्यादा कब आएगी? क्या वो पावर कंज्यूम जब मैक्सिमम आएगी तब आएगी? नहीं, पावर कंजम्पशन और एफिशिएंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। ठीक है, तो एडवांस में क्वेश्चन एक बार क्या आया था कि पावर कंजम्पशन का ग्राफ बनाओ, किसके साथ? कैपिटल आर के साथ, जैसे जैसे वो वेरी करता है। कैपिटल आर इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो मैक्सिमम कंज्यूम करेगा, उसके पहले और उसके बाद, मैंने एग्जांपल से भी प्रूव कर दिया, उसके पहले और उसके बाद वो कम होगा। और वो पर्टिकुलर वैल्यू कब आएगी? व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के इक्वल होगा, देन द पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। पर क्या एफिशिएंसी का भी सेम ग्राफ आएगा कि जब पावर कंजम्पशन मैक्सिमम तो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम? नहीं, एफिशिएंसी लगातार बढ़ेगी आपकी। जैसे जैसे आप आर बढ़ाएंगे, दिख रहा है, वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आधे लोग सोचेंगे सर आर बहुत ज्यादा कर दो तो हमको एफिशिएंसी लगभग 99% मिल जाएगी। पर उस केस में एक दिक्कत है, सुनना। जब आप, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सही सोच रहे हो कि जब आप इस एक्सटर्नल को बहुत ज्यादा कर दोगे, 50 60 कुछ ऐसा कर दोगे, तब एफिशिएंसी चेक करना बहुत ज्यादा आ जाएगी। मतलब जितना पावर बैटरी सप्लाई कर रही है उसका बहुत परसेंट जो है वो कंज्यूम कर ले रहा है। तो आधे सोचेंगे सर ये तो बहुत अच्छा सर्किट है। पहली बात तो इसमें सबसे खराब सर्किट कौन है? ये वाला, बिकॉज सबसे कम एफिशिएंसी इसकी है। जितना बैटरी सप्लाई कर रही है उसका 40% ही कंज्यूम कर पा रहा है एक्सटर्नल रजिस्टर, है ना। सबसे अच्छा कौन है? थर्ड वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है उसमें। तो आधे सोचेंगे सर आर को और बढ़ा दो, कैपिटल आर को, एफिशिएंसी और बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, पर उसमें एक दिक्कत है। आपने एक चीज अगर ऑब्जर्व की हो, जैसे जैसे आप कैपिटल आर बढ़ा रहे हैं तो क्या करंट इन द सर्किट डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वो तो करंट इज ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो आर बढ़ाओगे टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपका करंट कम होगा। तो जब आप आर बहुत बड़ा ले लोगे, 50 ओम 60 ओम, तो आपका करंट लगभग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। और उससे जो पावर कंज्यूम आएगी आई स्क्वायर आर, वो बहुत छोटी आएगी। देखो ना, डिक्रीज होती जा रही है ना। तो जब बहुत छोटी आएगी तो वो ब्राइटनेस जो है वो कितना कम शो करेगा, वो समझ पा रहे हो? तो उसका यूज ही क्या है फिर, समझ रहे हो? तो ऐसा भी सर्किट हम नहीं चाहते कि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ जाए। उस केस में क्या होगा आपका? उस केस में आपका करंट इन द सर्किट वो डिक्रीज हो जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो आप
ये लगाए हो रजिस्टर, मान लो बल्ब वगैरह लगाए हो, तो वो बहुत कम ग्लो करेगा। तो ऐसा भी नहीं चाहते हो आप, तो आप बैलेंस चाहते हो दोनों का, एफिशिएंसी भी अच्छी चाहते हो और पावर कंजम्पशन भी अच्छा चाहते हो, ताकि ब्राइटनेस उतनी ज्यादा हो आपकी। समझ में आ रहा है? तो दोनों को मिक्स मत करना, पावर कंजम्पशन और एफिशिएंसी दोनों अलग अलग चीज है। पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगी व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, और एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब आप एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे। तो अगर एफिशिएंसी का ग्राफ निकालोगे कैपिटल आर के साथ, तो वो कुछ ऐसा आएगा, लगातार आपका बढ़ेगा, लगातार। ठीक है? पर पावर कंजम्पशन का क्या आएगा? एक पर्टिकुलर वैल्यू से पहले कम होगी, उसके बाद भी कम होगी, एग्जांपल से भी प्रूव। और वो पर्टिकुलर वैल्यू कब आएगी? व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। आ गया समझ में? चलो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी थोड़ी करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशली एडवांस वाले बच्चों के लिए, नीट वाले नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है, छोड़ सकते हो, पर टेस्ट सीरीज में उनके एक दो सवाल आता रहता है। जब फाइनल में आप टेस्ट दोगे सिलेबस कंप्लीशन के बाद, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो घबराना नहीं देख के। पर फाइनल में कभी नहीं आएगा, नीट में आज तक नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है वो। ठीक, चलो अब ध्यान से समझो। तो पावर कंजम्पशन कब मैक्सिमम होती है, समझ में आ गया? अच्छा हाँ, उसी पेज पे वापस जाओ और एक रिजल्ट लिखो कि पावर कंजम्पशन कितनी आई थी आपकी। अभी मैं डायग्राम वापस नहीं बना रहा हूं, आपने अपनी नोटबुक में बना लिया होगा। आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आया था आपका शायद ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। पावर कंजम्पशन कब मैक्सिमम होगी, हमने डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट निकाला था, व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये सब नोटबुक में लिख लिया। तो उसमें मैं एक चीज बताना भूल गया, वैसे अगर नहीं भी बताता तो उनको खुद से आना चाहिए था। वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी, कब होगी, वो समझ में आ रहा है? व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। पर वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी, डाल दो इसमें, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जामिनेशन में। सो दैट मैक्सिमम पावर विल बी ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर विच इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, टू आर का होल स्क्वायर, 4r स्क्वायर इंटू कैपिटल आर विच इज स्मॉल आर। सो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इज ई स्क्वायर बाय 4r। ठीक है, ऑप्शंस रहेंगे ई स्क्वायर बाय आर, ई स्क्वायर बाय 2r, ई स्क्वायर बाय 4r या कुछ भी। तो आंसर क्या आएगा? ई स्क्वायर बाय 4r। कब कंज्यूम होगी मैक्सिमम पावर? व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। कितनी होगी? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, इसको वापस से उसी पेज पे लिख लो जहां आपने ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लिखी थी। ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे, सिर्फ एडवांस के बच्चों के लिए, और मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, मजा आएगा देखना, और बहुत बुक्स में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। सपोज आपको कुछ ऐसा सर्किट दे दे, ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी, ये आपका सपोज 2 ओम, ये आपका 3 ओम, ये आपका 6 ओम, और ये कैपिटल आर। ठीक, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। इस कैपिटल आर की वैल्यू बताओ। थोड़ा सा बड़ा सर्किट है, अभी जो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी थी उसमें एकदम छोटा सा सर्किट था, आप आराम से सोल्व कर पा रहे थे। पर जब इतने बड़े बड़े सर्किट आ जाएं तब कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इफ पावर कंज्यूम्ड बाय इट इज मैक्सिमम। ठीक, अगर ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है ये मैक्सिमम, तो मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लंबा वाला मेथड भी बताऊंगा, दोनों से कर लेना, और 2 एग्जांपल से मैं प्रूव करूंगा कि हाँ हमने जो शॉर्टकट पढ़ा वो एकदम सही है। ठीक है, शॉर्टकट यूज करना चाहो यूज करो, नहीं लंबे से करना है लंबे मेथड से करो। पर क्यों लंबे मेथड से करना जब शॉर्टकट से आ रहा है? तो लंबा मेथड क्या, पहले मैं वो बताता हूं, एकदम जो कॉमन मेथड है जो आज तक हम सीखे हैं। क्योंकि मुझे आर से मैक्सिमम पावर चाहिए, तो क्या अगर मैं आर से करंट निकाल लूं तो पावर को लिख दूंगा आई स्क्वायर आर, उस पावर को डिफरेंशिएट कर दूंगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो मेरा एक रिलेशन आ जाएगा, है ना, शायद कैपिटल आर की वैल्यू आ जाए, फिर उसको मैं शॉर्टकट से बताऊंगा। तो मेथड 1 जो जनरल मेथड आपका, जो सबको समझ में आएगा कि हां ये तो हम कर ही सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली मेथड 1 में मुझे कैपिटल आर से करंट निकालना है, निकालें? चलो कैसे निकालें? ये आई मान लें, तो ये आई होगा, आई में से ये मान लो कितना गया,
I1, ये कितना गया I माइनस I1, ठीक। तो इसमें से घूम के वापस जाएगा I, तो R से कितना करंट जा रहा है आपका I, तो तुमको वही I की वैल्यू निकालनी है और पावर कितनी हो जाएगी I स्क्वायर इंटू R। चलो अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए शॉर्टकट सही करो तो ज्यादा अच्छा है। तो पहले लूप में KVL लगाओ, स्टार्ट करो, +6 सेम डायरेक्शन, -2I सेम डायरेक्शन, -3I1 सेम डायरेक्शन, -RI दैट शुड बी इक्वल टू 0। आते हैं ना सब, अब तो एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। सेकंड लूप में KVL लगाओ, कैसे भी चलो, चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो उल्टा जा रहे हो, करंट ऐसा आ रहा है, तुम ऊपर जा रहे हो, तो +6 इंटू I माइनस I1 सेम डायरेक्शन, -3I1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो 6I इज इक्वल टू 9I1, यही आएगा। 3 से ये गया 2, ये गया 3, तो I1 इज इक्वल टू 2I/3। I1 को यहां सब्सटीट्यूट करो, दैट इज 6 माइनस 2I माइनस RI माइनस 3 इंटू I1 विच इज 2I/3 दैट इज इक्वल टू 0। कितना आया बोलो, 6 माइनस 4I माइनस RI इज इक्वल टू 0। I comes out to be 6/4 plus R। ये क्या आया आपका, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कैपिटल R। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस वालों के लिए ध्यान देना। करंट मिल गया, बस अब क्या, पावर मिल जाएगी। सो पावर कंज्यूम्ड विल बी I स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर बोलो, 36/4 प्लस R का स्क्वायर इंटू R। अब ये पावर मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो कोई भी चीज मैक्सिमम तो उसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। करंट डिफरेंशिएशन 36 कांस्टेंट वो बाहर रखो, डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन R का R के रिस्पेक्ट में 1, माइनस ऊपर वाला एज इट इज मतलब R, इंटू नीचे वाले का 2 आगे 4 प्लस R। यही होता है आपका डिवीजन रूल। क्या दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये 0 हो नहीं सकता, ये इनफाइनाइट हो नहीं सकता, ऊपर वाला 0 होगा तो 4 प्लस R कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस R माइनस 2R दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो 4 माइनस R इज इक्वल टू 0, R कम्स आउट टू बी 4 ओम। तो कितना रेजिस्टेंस आया आपका, 4 ओम। मतलब अगर R की वैल्यू आप 4 ओम ले लें तो पावर जो वो कंज्यूम करेगा दैट पावर विल बी मैक्सिमम। ये है जनरल मेथड जो सबको फील आता है कि हां ये तो है ही, ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, ठीक। अब देखो इसका मजेदार शॉर्टकट, ठीक है, मैंने आज तक बताया नहीं, अब बताता हूं। एक आता है थेवेनिन बैटरी, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, बस शॉर्टकट क्या है वो ध्यान से समझो। यहां तक नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना। चलो मेथड 2 देखो, मेथड 1 में क्या क्या समझ में आ रहा है। मेथड 1 में हमने कैपिटल R से करंट निकाला, तो पावर कंज्यूम्ड विल बी I स्क्वायर इंटू R, डिफरेंशिएट किया, 0 किया, आपका R की वैल्यू आ जाएगी। नाउ मेथड 2, ठीक है, विच इज शॉर्टकट। अब वो क्या है ध्यान से सुनना, जिसके लिए आपको मैक्सिमम पावर निकालनी है, ठीक है, उसको सर्किट से उड़ा दो। उड़ाया, क्या कैपिटल R के लिए मैक्सिमम पावर निकालनी है, सर्किट से उड़ा दो, और बैटरीज को रिप्लेस करो स्ट्रेट वायर से। ये तरीका है, अपना दिमाग मत लगाना, ऐसे ही इसको सॉल्व करना, ठीक। उसको सर्किट से उड़ाया, नाम दो A और B, बैटरी को रिप्लेस करो स्ट्रेट वायर से, किया तो सर्किट आपका कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, खत्म। अब क्या करो, बस आंसर आ गया, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, और वही आंसर आएगा आपका कैपिटल R का। हर केस में कैसा भी, कितना भी बड़ा सर्किट हो, हर बार आपको ऐसे ही करना है, ठीक। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 6 3 पैरेलल हो जाएंगे, दैट विल बी 18/9 विच इज 2 2 2 सीरीज, कितना 4, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 4 ओम। ध्यान से देखो, वही आंसर आया था, ठीक है। कितना भी बड़ा सर्किट हो, 10 बैटरी लगी हो, 50 बैटरी लगी हो, जिसके अक्रॉस आपको मैक्सिमम पावर कंज्यूम निकालनी है उसको उड़ाओ, टर्मिनल्स के नाम दो, उसके अक्रॉस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। मतलब ये पूरा किससे रिप्लेस हुआ समझ रहे हो, ये पूरा आपका रिप्लेस हुआ एक बैटरी से जिसकी ईएमएफ से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। और रेजिस्टेंस कितने बचे आपके 4 ओम, क्योंकि पूरा सोलो के 4 ओम, और ये था आपका कैपिटल R, ठीक। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है, दिस कैपिटल R शुड बी इक्वल टू 4 ओम, तभी तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी, वही हमने किया।
और वही देखो बड़े मेथड से वही आया आपका जनरल मेथड से। कर लोगे सॉल्व? तो कितने भी बड़े सवाल हो आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अरे बोलो, आया समझ? एडवांस वाले बच्चों के लिए, नीट वाले नहीं भी करेंगे चलेगा, पर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या तरीका है? ये तरीका है, आपको ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ये क्यों किया, बस ये तरीका है, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करो। कितने भी बड़े सर्किट ले लो आप, कितने भी बड़े, सारे इसी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो जैसे एक और मैं करता हूं ताकि फील आए आपको कि हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं इसी का, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। सपोज ये 5 वोल्ट, ये ले लेते हैं 2 ओम, एक और बैटरी ले लेते हैं 10 वोल्ट, ये ले लेते हैं 4 ओम, ठीक, ये ले लेते हैं 6 ओम। चलो ये ले लेते हैं कैपिटल आर, ये एक और ले लेते हैं 4 ओम। ठीक, क्वेश्चन है कि कैपिटल आर अगर मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक तो तरीका है जो जनरल हमारा मेथड है, दूसरा तरीका है शॉर्टकट। जनरल से करें पहले, तो जनरल मेथड क्या बोलता है, अगर मैं इससे करंट निकाल लूं तो पावर विल बी आई स्क्वायर आर, उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पावर मैक्सिमम पूछी गई है। ठीक, चलो देखो, तो ये करंट मान लो आई में से ये गया I1, तो ये कितना, I माइनस I1 बराबर, लगाओ फटाफट KVL, इसमें ऐसा, इसमें भी चलो ऐसा चलते हैं। चलो +5 माइनस 6I माइनस 10 माइनस 4I1 शुड बी इक्वल टू 0। सो -5 माइनस 6I माइनस 4I1 दैट शुड बी 0, इक्वेशन 1। सेकंड में लगाओ, अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि ये सब सीख चुके हो। ऐसा चलते हैं, उल्टा जा रहे हो, +4I1 +10 सेम -4 into I minus I1 that should be equal to 0। 4I1 8I1 minus 4I plus 10 is equal to 0। 2 से करते हैं, 2 से आएगा ये 4I1 minus 2I plus 5 is equal to 0, इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड करो, 1 plus 2 करो, 5 minus 5 0, ठीक है। 4I1 कैंसिल, -2I minus 6I minus 8I, ये कैसे आ रहा है? चेक करो एक बार, कुछ गलती तो नहीं हुई। क्या होगा ये आपका, +5 माइनस 6I माइनस 10 माइनस 4I1, अच्छा हाँ सॉरी, ये तो लिया ही नहीं हमने, इससे आई जाएगा ना, तो -RI, ये भी तो होगा। तो ये सब होने के साथ क्या क्या आएगा, -RI माइनस 6I माइनस 4I1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। आर तो लिया ही नहीं था हमने। सेकंड वाली भी चेक कर लो एक बार, 4I1 सही है, +10 सही है, -4I माइनस I1 सही है, माइनस माइनस प्लस 8I1 हो जाएगा, -4I सही है, +10, 2 से डिवाइड किया, 4I1 माइनस 2I प्लस 5 0, 1 और 2 को ऐड करो, अब ऐड करो, करो ऐड, 4I1 माइनस 4I1 कैंसिल, 5 माइनस 5 कैंसिल, क्या बचा, -RI है ना, -8I दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो R आपका आ गया कितना, 8 ओम। ठीक है, क्या R वैसे भी आपका आएगा? ठीक, ये तो मैंने खुद से एग्जांपल लिया है, R वैसे भी आ जाएगा। जब आप शॉर्टकट से करेंगे तो इसको उड़ा दो, तो इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, R इक्वलेंट। सारी बैटरीज को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, 4 4 पैरेलल 2 और 6 सीरीज, तो कितना हो जाएगा आपका 8। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ये तो मैंने खुद से लिया था इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर, R नेगेटिव आ रहा है, वो सब मेथड समझो क्या किया हमने। ठीक है, तो आप जनरल मेथड से भी कर सकते हैं जो कि लंबा मेथड है। उसमें क्या है, जिस भी रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर चाहिए उस रेजिस्टेंस से करंट निकाल लो। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड बाय दैट रेजिस्टेंस विल बी I स्क्वायर इंटू आर, और करंट आप KVL से निकाल सकते हो आराम से। उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, एक शॉर्टकट, कि जिस आर की वैल्यू आपको निकालनी है उसको रिमूव करो सर्किट से, उसके टर्मिनल्स के नाम दो A और B। ठीक, उस AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकालो। और वो कैसे निकालोगे, सारी बैटरीज जो सर्किट में है, क्योंकि उनकी EMF हमको कोई लेना देना है ही नहीं, तो सारी बैटरीज सर्किट में उनको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो,
और फिर आपको दिख जाएंगे कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, और देख के चलो इक्विवेलेंट किसके बीच में लेना है, जो रजिस्टर आपने हटाया था उसके टर्मिनल्स ए बी के अक्रॉस आपको लेना है हर क्वेश्चन में, जब भी लंबे लंबे क्वेश्चन आए, ठीक, वो आर इक्विवेलेंट निकाल दो, वही आर इक्विवेलेंट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल से प्रूव किया, आप खुद से भी कोई एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं, तो मैंने खुद से लिया इसलिए आर नेगेटिव वगैरह आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे? चलो, अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है आपका, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, वो होमवर्क में देता हूं, उसको ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है नोट करो। ठीक है, हीट वगैरह अब आप पढ़ ही चुके हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको बुक्स में मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहो फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, कैसे आया वो समझो, खुद से ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। चलो देख लिखो, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स। ठीक है, when one of the coil, इन दो में से जब एक कॉइल को, when one of the coils is connected to the voltage source, when one of the coils is connected to the voltage source, the water in the kettle boils in 10 minutes। जो केटल में पानी है वो 10 मिनट में बॉईल हो जाता है। ठीक है, उसको बॉईल करने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और फुल स्टॉप के बाद व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड, व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बॉइल्स इन 40 मिनट्स। जब पहली कॉइल को यूज किया तब 10 मिनट लगा आपका बॉईल होने में, जब दूसरे को यूज किया तब 40 मिनट लगा। अब दो क्वेश्चन है, पहला, दो पार्ट है मतलब, पहला, इफ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if both the coils are connected in parallel, find the time taken by the same quantity of water to boil। ठीक है, और बी पार्ट है, if both the coils are connected in series, तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर दोनों कॉइल्स को पैरेलल में लगा दो, और दूसरा अगर दोनों को सीरीज में लगा दो तब कितना टाइम आपका लगेगा। ठीक है, और जब एक को यूज किया तब T1 टाइम, जनरली लिख लो T1 टाइम, और दूसरे को यूज किया तो T2 टाइम। कंसेप्ट क्या समझो, जब आप केटल के अंदर पानी को हीट कर रहे हैं तो तीनों केस में या चारों केस में, जब कॉइल 1 यूज किया, जब कॉइल 2 यूज किया, जब दोनों सीरीज में यूज किए या दोनों पैरेलल में यूज किए, एनर्जी जो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी वो तो सेम होगी, वही एनर्जी लेके वो पानी जो है वो बॉईल होगा आपका। और एनर्जी सप्लाइड कितनी होती है, बोलो बोलो, एनर्जी सप्लाइड कितनी होती है आपकी? I²R इंटू टाइम। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स सेम है तो V का यूज कर लो, तो V²/R इंटू T1 पहले केस में जब कॉइल 1 यूज किया, जब कॉइल 2 यूज किया तब एनर्जी कितनी? V²/R इंटू T2। जब दोनों को सीरीज में यूज किया तब कितनी हो जाएगी? एनर्जी तो वही रहेगी क्योंकि सेम अमाउंट हमको बॉईल करना है, तो E विल बी इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू कुछ T। ठीक है, अब आगे वो रिलेशन कैसे निकालोगे उसको ट्राई करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और नीट में आपको बुकलेट में मिलेंगे क्वेश्चन, दोनों के दोनों सीरीज में यूज करें तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, पैरेलल में यूज करें तो क्या होगा, सेम फंडा आपका है। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। हीटिंग इफेक्ट, कितना हीट प्रोड्यूस होता है, कितना पावर सप्लाई होता है, कितना कंज्यूम होता है, बल्ब प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होगी, एफिशिएंसी कब ज्यादा होती है, वो सब। ठीक है, थियरी छोटी सी है, एकदम आसान सी। ठीक है, अच्छे से समझो इसको, कोई डाउट है तो उसको क्लियर करो। और अब बचते हैं आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, एक क्वेश्चन, नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर और लगेंगे, वेडनेसडे थर्सडे को आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, फ्राइडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों लेक्चर जो नेक्स्ट हैं और जो आज और कल हुआ, ये दोनों मतलब 4 ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल के जो लेक्चर थे वो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, थियरी छोटी सी है, बस उसको थियरी समझो,
और कैसे अप्लाई करना है वो समझो। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप अभी कर नहीं सकते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स करके, ठीक है। उसमें हीट आती है एमएस डेल्टा टी, बचपन में शायद पढ़े होगे, ऐसी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। क्योंकि अभी हीट का चैप्टर हम ही नहीं पढ़े हैं तो इसलिए अभी उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करते हैं। हीट जब पढ़ेंगे उसी में हम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो यहां तक अच्छे से पढ़ लो, शीट्स मिलेंगी उसको सॉल्व करो, थोड़े से इसके अजीब क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, पर थियरी इतनी ही है, उसी में से आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।